Hi everyone. Today we are going to talk about chapter number 8, Mitchell the Otter by Gavin Maxwell. So Gavin Maxwell जो हमारे ऑथर हैं ही वॉज स्कॉटिश एंड उनकी बहुत सारी जो राइटिंग्स फेमस हैं मोस्ट ऑफ देम वर नॉन फिक्शन एंड हमने जो हमें हमारी इंट्रोडक्शन में गिवन है ऑथर से रिलेटेड वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के केस में बिकॉज अगेन दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी अबाउट हिज लाइफ. ये कोई फिक्शन नहीं है या ये उनकी मेड अप स्टोरी नहीं है. दिस इज़ द एक्चुअल इंसिडेंट दैट हैपेंड विद हिम और द एक्चुअल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ. सो काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी कहेंगे क्योंकि ये उन्हीं के वर्ड्स में उन्हीं की कहानी है. Now reading about the author Gavin Maxwell lives in a cottage in Camusfearna in the West Highlands in the Scotland. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. But life without a pet was lonely. Read what happened then in Maxwell's own words. So Gavin Maxwell was used to have a pet dog, Johnny. When he died, he was we usually get so attached to our pets कि जब one of them we lose them, we really get depressed and sad and we feel lonely. Same case happened with our author also, but eventually he thought कि उनको अपनी लाइफ में एक पेट का होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने एक नया पेट लिया and we'll read about that story in a while. So I hope from the title we know Mitchell the Otter हमारे इसका टाइटल है. This is chapter 8. This Mitchell is the name that he kept for his pet, new pet. एंड वो पेट कौन सा एनिमल था? इट वॉज एन ऑटर. ऑटर्स आर एनिमल्स जो कि यूजुअली मार्शेस में रहते हैं, वेट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं. एंड सो ऑथर ने हमारे एक ऑटर को पेट करा एंड उसका नाम मिचबिल रखा. सो वी हैव नाउ टॉक्ड अबाउट गैविन मैक्सवेल हु इज़ द ऑथर. Now we are going to discuss about the title, then we will move on to the summary followed by the question answers. Mitchell the Otter, ये नेम है पेट का. ऑटर इज़ अ एनिमल जो गैविन मैक्सवेल ने पेट करा. नाउ वील स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको दूंगी. इसका बैकग्राउंड ये है कि जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी ऑथर वॉज फॉन्ड ऑफ पेट्स. उनका डॉग था उनके पास, जॉनी, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड. आफ्टर दैट द ऑथर वॉज फीलिंग वेरी लोनली एंड ही डिड नॉट एवर वॉन्ट टू कीप अनदर पेट. बट उनसे रहा भी नहीं गया तो उन्होंने एक नया पेट लिया जिसका नाम था मिचबिल, जिसका नाम रखा उन्होंने मिचबिल. अब कहानी है व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू इराक. आइए हम पढ़ते हैं. अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल्ड टू सर्दर्न इराक. बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. तो इस बार ऑथर ने क्या सोचा कि वो डॉग नहीं रखेंगे दोबारा, वो एक ऑटर रखेंगे. एंड दैट कैमस्फियरना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. सो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे ऑथर अपने साथ, क्योंकि उन्होंने कभी पहले ऑटर को पेट नहीं करा था. सो बट ही न्यू कि वो वेट एरियाज़ में ही रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो जहाँ रहते हैं, जिस कॉटेज में रहते हैं, वो एरिया सूटेबल होगा भी ऑटर के लिए या नहीं. ही रियलाइज दैट येस इट विल बी सूटेबल.
सो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब जब उन्होंने अपना ये थॉट अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करा कि मुझे एक ऑटर को पेट करना है, व्हेन ही डिस्कस दिस विद अ फ्रेंड, तो फ्रेंड ने एक सजेशन दिया कि तुम्हें टिग्रिस मार्शेस में ये ऑटर मिल जाएगा, बिकॉज अदरवाइज वो इतना फेमस पेट नहीं है या इतना फेमस एनिमल नहीं है. बट इन दैट एरिया टिग्रिस मार्शेस इज़ बेसिकली, मार्शेस वो होते हैं दलदल जिसे कहते हैं. तो टिग्रिस मार्शेस एक जगह थी, कोई दलदल था जिसका नाम टिग्रिस था. वहाँ पर उसके ऑथर के फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट करा कि वहाँ पर जितने कॉमन मच्छर होते हैं एक जगह पर, उतने कॉमन वहाँ पर ऑटर्स हैं. एंड वहाँ पे अरब्स जो हैं वो इन्हें टेम करते हैं एंड आगे फिर सेल करते हैं. सो वी वर गोइंग टू बरसा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर our mail from Europe. At the consulate general we found that my friend's mail had arrived but that mine had not. तो अब कॉन्सुलेट जनरल के पास जाते हैं दोनों मिलकर, बासरा जाते हैं दोनों. वहाँ पर उन्हें अपना आंसर कलेक्ट करना होता है अपनी मेल का, बट उनके फ्रेंड का तो ईमेल आ गया होता है, या जो मेल है वो आ गया होता है, बट उनका मेल अभी नहीं आया होता. I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. अभी इतने टाइम पुरानी 1956 की बात है, तो उस टाइम में क्या होता था, आपको इंटरनेशनल कॉल्स करने के लिए पहले बुकिंग करानी पड़ती थी. आप इंस्टेंट एक बटन प्रेस करके, जैसे आज के ज़माने में है, हम उस टाइम पर वैसे कॉल्स नहीं कर पाते थे लोग. They had to book 1 day in advance. So the call had to be booked 24 hours in advance. On the first day the line was out of order. On the second the exchange was closed for a religious holiday. On the third there was another breakdown. तो अब वो एक कॉल के चक्कर में उन्हें कितने दिन, 3 दिन तक तो एटलीस्ट रुकना ही पड़ा. 3 दिन कैसे, टेलीफोन चल नहीं रहा था, फ़ोन नहीं बुक किया था. नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक्सचेंज वॉज क्लोज क्योंकि कोई रिलीजियस हॉलीडे थी. थर्ड डे कोई और टेक्निकल ग्लिच था. तो 3 दिन तक तो उन्हें कुछ उनका काम अटका रहा, वो बात नहीं कर पाए. ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन. माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम. 5 days later माई मेल अराइव्ड. अब इतने दिन इंतज़ार के बाद भी कुछ नहीं हुआ था, तो उनके दोस्त तो उनको छोड़कर वहीं पर चले गए एंड उन दोनों ने अपना एक अरेंजमेंट कर लिया कि हम बाद में या विद इन अ वीक वील मीट. साथ ही 5 दिन बाद उनका वो मेल आया. I carried it to my bedroom and read there, bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack of squirmed from time to time, sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. So now ये जो उनका बेडरूम की तरफ वो जा रहे थे अपनी मेल लेकर, वो बेडरूम में उन्होंने देखा 2 अरब्स बैठे हुए थे अपने इन दैट स्क्वाट पोजीशन. एंड साथ ही उनके साथ एक सैक था, मतलब एक बोरी थी, और वो बोरी जो है वो बारी बारी ट्विस्ट हो रही थी. मतलब हम समझ पा रहे हैं कि उसके अंदर वो ऑटर था जो वो बोरी में डालकर लेकर आए थे. एंड साथ ही एक नोट था, हियर इज़ योर ऑटर. नोट उनके फ्रेंड की तरफ से था. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. So it's a very beautiful line written. उन्होंने क्या लिखा, उस सैक के खुलते ही उनकी लाइफ का एक न्यू फेज शुरू हो गया. दैट हिज लाइफ गॉट अ न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर उनकी लाइफ का स्टार्ट हो गया. सो सेम थिंग हैपन्स with us also.
whenever those of you who have pets would know that feeling when you first time hold that creature in your hand. Similar case happened here with the author. जब उन्होंने पहली बार वो सैक को या उस बोरी में से उसको निकाला, अनओपन करा, एंड वो फीलिंग उनके लिए बहुत स्पेशल थी बिकॉज उन्होंने लिखा दिस खुलते ही एक मेरी लाइफ का नया फेज शुरू हो गया, नया चैप्टर शुरू हो गया. एंड वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये चैप्टर उनका उनके ख़त्म हो जाने से पहले एंड हो. इट इज़ इन फैक्ट द thraldom टू otters एंड otter fixation. thraldom क्या है? बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ. मतलब वैसे तो ये सब एनिमल्स के केसेस में ही होता है. फॉर ऑल पेट्स ऑलवेज दिस थिंग हैपन्स, क्या कि आपको उनके अकॉर्डिंग उनको पैम्पर करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दीज न्यू बॉर्न्स, न्यू क्रीचर्स आर जस्ट लाइक स्मॉल बेबीज़. एक न्यू बॉर्न की तरह ही ये न्यू क्रीचर्स होते हैं जिनको हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है एंड जिनकी पूरी केयर करनी होती है. सो दैट इज़ वाई they have to be pampered, they have to be taken care of. उनका खाना पीना, उनको घुमाने ले जाना, and everything has to be taken care of. So that is why it's written, it is in effect a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. यानी कि जिन भी लोगों से उनकी बातचीत हुई, जिनके पास ऑटर्स एज पेट्स थे, सबने यही बोला कि हमें तो इनके कंट्रोल के अंडर रहना होता है. दैट वी आर नॉट द वंस कंट्रोलिंग द ऑटर बट दे आर कंट्रोलिंग अस. सो दिस मीन्स कि द ऑथर वॉज completely and totally prepared for this, for his new phase of life, for his new beginning. Then we'll read on. The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. उन्होंने कहा ये जो क्रीचर निकला छोटा सा उस सैक में से बड़ी बड़ी टाइल्स के ऊपर, जो कि कॉन्सुलेट बेडरूम जहाँ पे ऑथर रह रहे थे, वो फर्स्ट लुक, उसकी फर्स्ट लुक कैसे लगती थी? वो एक ड्रैगन की तरह लग रहा था. वेरी स्मॉल, मिडीवली कंसीव्ड, मतलब एन इमेजिनेशन ऑफ मिडिल एजेस. सो मिडीवली कंसीव्ड ड्रैगन की तरह उन्हें वो लग रहा था कि वो एक छोटा सा ड्रैगन लग रहा था. उन्हें लगा कि एक वो बोरी से निकला हुआ छोटा सा ड्रैगन है. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur, that of a chocolate brown mole. He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and sea otter, as it were, in his true colors. सो ये सारे पैराग्राफ का क्या मतलब है? बात करी जा रही है कि जब उन्होंने उसे सैक से निकाला, या जब वो ऑटर उस सैक से बाहर निकल कर आया, तो वो एक मिडीवल एज के इमेजिन अगर करें जैसे क्रीचर्स होते थे, वैसा ही एक छोटा सा ड्रैगन लग रहा था. सो फ्रॉम द हेड to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. मतलब कि वो the otter was full of mud. बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई थी उसके ऊपर. जो उसकी बॉडी थी, उसकी बॉडी पूरी मिट्टी से भरी हुई थी. Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. So he shook himself, and I half expected a cloud of dust. But in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and sea otter as it were in its true colors. तो जब उसने अपने आप को शेक करा, when the animal shook himself, तो ऑथर ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि सारी मिट्टी उतर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था. वो मिट्टी उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा
चिपकी हुई थी। तो ऑथर कहता है मुझे कम से कम 1 महीना लग गया उस मिट्टी को निकालने में, उसे वॉश करने में, सो दैट ही कुड सी द ट्रू कलर्स, कि जो उसके नेचुरल बॉडी कलर है वो देखने में ही उसे कम से कम 1 महीना लग गया। Midgebill, as I called the otter. So now we know the name of the otter was kept as Midgebill, and again this is also relevant to the title of our chapter, Midgebill the otter. Midgebill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologists. Zoologists कौन होते हैं? जो animals को स्टडी करते हैं। क्या इनका साइंटिफिक नेम होता है? सो हर क्रीचर का एक तो कॉमन नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। इनका भी कॉमन नेम क्या था? ऑटर, और इनका साइंटिफिक नेम था लूट्रोगेल परस्पिसिलाटा। सो दिस नेम वाज द साइंटिफिक नेम एंड ऑटर वाज द जनरल नेम, जो सब लेमैन नेम था। ओके, लूट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो मैक्सवेल, क्योंकि सरनेम ऑथर का भी मैक्सवेल था और इस एनिमल के साइंटिफिक नेम में भी मैक्सवेली वर्ड आता था, कुछ कॉमन है, सिमिलर है, तो इसीलिए ऑथर ने उसे कभी कभी एज मैक्सवेल्स ऑटर भी बुलाते थे, यानी कि उनका ऑटर मैक्सवेल्स ऑटर। फॉर द 24 hours मिडजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो पहला एक दिन यानी कि 24 hours जो ऑटर है, ना ही वो हॉस्टाइल था ना ही वो फ्रेंडली था, यानी कि ना ही उसने बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करी, ना ही उसने बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी शो करी, मतलब बहुत ज़्यादा वो अनफ्रेंडली भी नहीं था। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. तो इनिशियली अब उसको भी थोड़ा डर लग रहा होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिला मैक्सवेल से भी, एंड ऑटर के मन में भी कुछ डर होगा, तो इसीलिए वो फर्स्ट 24 hours ही वॉज वेरी न्यूट्रल। ना ही उसने बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करी और ना ही वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था। बट व्हाट डिड ही डू? उसने बस एक काइंड ऑफ जेस्चर शो करा कि वो मैक्सवेल या ऑथर है हमारे, जो उनके बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर वो सोए फर्स्ट नाइट। सो द सेकेंड नाइट मिडजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. सो नेक्स्ट डे क्या हुआ? फर्स्ट डे तो वो इतना दूर हो के सो गया, सेकेंड डे वो बेड पर आ गया एंड ऑथर के नीज के क्रूक्स पर वो आकर सो गया, लेट गया, या थोड़ी देर उसने टाइम स्पेंड करा। अंटिल कब तक? वहीं तक सोता रहा जब तक उनका सर्वेंट उनके लिए टी नहीं लेकर आया। सो ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज इंटरेस्ट, lose his apathy. Apathy क्या है? Absence of interest, and take a keen and much too keen interest in his surroundings. अब वो अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने लगा। Then I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. तो अब ऑथर ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई और उसको बाथरूम की तरफ लेकर गए वो, एंड वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद द जॉय ऑफ वाटर, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, shooting up and down the length of the bathtub underwater. So because as I told you in the beginning of the chapter, otters जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो वेट एरियाज या मार्शेस में रहते हैं। सो उसका नेचुरल हैबिटेट वही है। अब जैसे ही ऑटर को वो बाथटब में उसको रखा या उसको बाथटब में डाला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही वेंट मैड विद जॉय, तो उसने बहुत छलांगे मारी, वो बहुत देर खेला। एटलीस्ट कितनी देर यहाँ लिखा है? इट टुक हिम
ओके, वेयर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड. ओके, सो हाफ एन आवर तक वो एकदम खुश रहा, वाइल्ड विद जॉय रहा, उछलता कूदता रहा पानी में, पूरा अप एंड डाउन कर रहा था, एंड मेकिंग स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो. तो इतना उसने पानी उछाला, इतना उसने जंप करा कि काफ़ी पानी तो बाहर आ गया. दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. तो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्योंकि ऑथर का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था विद ऑटर, तो उनको कुछ कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ें उसके बारे में, उस क्रीचर के बारे में पता लगती रहती थी विद एक्सपीरियंस एज डेज पास्ड बाय. तो एक कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बात करी गई है जो पहले तक ऑथर को नहीं पता था, वो था कि क्योंकि वो वाटर एनिमल्स, मतलब वाटर के बॉडीज़ के आसपास रहने वाले एनिमल्स हैं, तो उन्हें पानी से बहुत लगाव होता है. एंड ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट अ प्लेस, कि उन्हें पानी फैलाने का या हर तरफ पानी फैलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है. तो वो कहते हैं अगर उनके सामने आप एक वाटर का बोल रख दोगे, तो जब तक वो बोल से पानी पूरा खाली नहीं हो जाता, सारा पानी इधर उधर नहीं फैल जाता, तब तक वो कोशिश करते रहेंगे या उसमें जंप करते रहेंगे या उसको हिलाते रहेंगे, उसके साथ खेलते रहेंगे, टिल द टाइम इट ओवरफ्लोज और इट इज़ स्प्रेड एवरीवेयर. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. तो ऑटर्स के लिए क्या होता है? ऑटर्स के लिए होता है अगर पानी एक जगह उन्हें खड़ा हुआ दिख रहा है तो उनके लिए लग रहा है कि ये तो पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, तो उनके लिए उल्टा होता है, मतलब उनके लिए मूविंग वाटर का मतलब होता है कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, मूविंग वाटर से ही उन्हें मज़ा आता है. बट अगर पानी कहीं एक जगह पर कलेक्टेड है या खड़ा हुआ है, दैट मीन्स दैट वाटर इज गेटिंग वेस्टेड. ओके. 2 days later, Midgebill escaped from my bedroom as I entered it. नाउ 2 दिन बाद क्या होता है, मिजबिल जो है वो बेडरूम से एस्केप कर गया जैसे ही ऑथर ने एंटर करा. And I turned to see this tail disappearing round the bed of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. So अब कहानी बता रहे हैं ऑटर की, जैसे पेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा शरारतें भी करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी मर्ज़ी से भी करते हैं. So they like to fiddle with stuff also. Same case happened here also. 2 दिन बाद ही जब मिजबिल जो है वो बेडरूम से निकल कर कहीं जा रहा था, एंड ऑथर ने जब देखा तो वो एक कॉरिडोर के राउंड बेंड हो रहा था टूवर्ड्स द बाथरूम, तो वो बाथरूम की तरफ दोबारा से भाग रहा था. बाय द टाइम आई गॉट देयर, मतलब जब तक ऑथर वहाँ पर पहुँचे उसको पकड़ने के लिए, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज. वो अपने पंजों से, अपने पॉज से क्या कोशिश कर रहा था, वो यही कोशिश कर रहा था कि वो उस टैप को ओपन अप कर दे और उसमें से पानी ताकि निकले. उसको फ्लोइंग वाटर क्योंकि बहुत पसंद था, पानी से खेलना पसंद था, वो स्क्वॉश करना, पानी में स्प्लैश करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो इसीलिए वहीं भागा बाथरूम की तरफ जहाँ वो पहले उसे खेलने में मज़ा आया था. अब उसने अपने पंजों से तो कोशिश करी खोलने की. I watched, amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. मतलब author said he was amazed. मैं तो हैरान रह गया कि वो कैसे उसने अपने पंजों से उसको मूव करा कि कुछ पानी तो उसमें से निकलने भी लग गया. And after a moment or two,
ही अचीव्ड फुल फ्लो एंड एकदम झटका मारते ही दोबारा 2 सेकेंड के अंदर अंदर वो फुल फ्लो पानी का आने लगा उस टैप में से. He had been lucky to turn the tap the right way. On the later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering and with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. So कभी कभी उस दिन उस अटेम्प्ट में तो उसने एकदम से पहले वो अपने क्लमजीली उसने वो ट्राई करा खोलने का, टैप खुल भी गया, पहले कुछ ट्रिंकलेट्स ऑफ वाटर गिरे, उसके बाद एक और बारी उसने जब मूव करने की कोशिश करी टैप को तो वो पूरा का पूरा टैप खुल गया और उसमें से फुल फ्लो में पानी आने लगा. बट उस दिन वो लकी था कि वो ये कर पाया. कभी कभी ऑटर क्या करता था, मिजविल क्या करता था, वाइल ही वाज ट्राइंग टू ओपन द टैप, वो उसको अदर वे टर्न कर देता था. एंड जब हम लोग टैप को उल्टी साइड टर्न कर देते हैं तो क्या होता है, इट गेट्स वेरी टाइट. तो मिजविल यूज टू गेट इरिटेटेड विद दैट पॉइंट कि ये टाइट क्यों हो रहा है. तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता था बिकॉज टैप उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता था. वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. And he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and a distance. सो अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते गए तो वो मिजविल भी ट्रेन होता गया. सो वी ऑल नो व्हेन वी कीप अ पेट ऑल्सो, तो कैसे होता है जब हम उसे एक ही नाम से बार बार पुकारते हैं तो उनको एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि अगर ऐसी साउंड आएगी तो मतलब यानी कि उन्हें बुलाया जा रहा है. तो यही हुआ, वो मिजविल भी थोड़ा सा ट्रेन हो गया, एज इन जब भी ऑथर उसे मिजविल को पुकारते थे तो मिजविल उनके पास तुरंत आ जाता था. सो पूरा दिन मिजविल क्या करता था, मोस्ट ऑफ हिज टाइम वो अपना खेलने कूदने में निकालता था. बहुत ही घंटे वो एक रबर बॉल को लेकर खेलता था पूरे कमरे में, लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर, जैसे एक सॉकर प्लेयर हो 4 पैरों वाला. तो वो एक रबर बॉल के साथ पूरा दिन अपना काफ़ी टाइम ऑफ द डे स्पेंड करता था. एंड ऑल्सो ही कुड ड्रिबल इट एंड थ्रो इट, वो उसे ड्रिबल भी कर पाता था और उसे आगे थ्रो भी कर पाता था. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. वो कह रहे हैं कि रियल प्ले क्या था, एक और गेम थी जो उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी, वो थी जब वो अपनी बैक पे मतलब अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने पॉज के अंदर, क्योंकि उनकी सारी चारों लिम्स ऊपर हो जाएंगे, अपने वो पॉज के अंदर उसे वो कुछ ऑब्जेक्ट को जगल करें. सो मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. So marbles जो हैं, कंचे जिन्हें हम कहते हैं, वो मिज के मतलब मिजविल के फेवरेट पास टाइम थे. तो वो he would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly. तो वो जब पीठ के बल लेटता था वो मार्बल्स को अपनी बेली पर रखता था और उनके आगे पीछे उनके साथ खेलता था. लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि कभी भी वो उस मार्बल को अपनी पेट से अपनी बेली से गिरने नहीं देता था. तो ये मतलब था हमें अभी तक क्या बताया गया, हमें अभी तक ये सब बताया गया कि कैसे और धीरे धीरे उनकी आपस की बॉन्डिंग बढ़ती रही. कहाँ तो फर्स्ट डे मिजविल जो है वो बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर सो रहा था, और कहाँ सेकेंड डे आकर वो उनके पास सीधा बेड पर आया, आसपास ऑब्जर्व करा. धीरे धीरे उसे वो अपना बाथरूम का प्ले टाइम बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा एंड उसने वो टैप खोलने की टेक्निक भी पहचान ली, कैसे उस टैप को खोलना है. साथ ही उसने क्या किया,
साथ ही उसने अपने मार्बल्स जो हैं उसकी फेवरेट बन गए। कैसे मिचबिल नाम पुकारते ही वो तुरंत आ जाता था ऑथर के पास या अपने मास्टर के पास, एंड कैसे वो इतना खेला करता है अपने फर बॉल से पूरे रूम के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें, ऑल दीज स्मॉल और लिटिल थिंग्स दे कम विद टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद अ पेट। उस पेट को भी आपकी आदत हो जाती है एंड आपको भी इवेंचुअली अपने उस पेट की आदत हो जाती है। So that is what happened till now here in this story. Now we'll read ahead the third part. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Commisfearna. So now अब तो उन्हें वापस जाना था, पहले इंग्लैंड और फिर कैमस्फियरना जाना था उन्हें इवेंचुअली, जहाँ वो रहते थे। द डेज पास पीसफुली एट बासरा, जहाँ से उन्हें वो ऑटर मिला वहाँ पर काफ़ी पीसफुली उनके दिन निकले। तो बट ऑथर को एक डर था। आई ड्रेडेड व्हाट, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। एक प्रोस्पेक्ट मतलब कि वो उस ऑटर को इंग्लैंड कैसे लेकर जाएं। एंड टू कैमस्फियरना, the British airline to London would not fly animals, so I had booked a flight to Paris on another airline and from there to London. तो अब जो उनकी डायरेक्ट एयरलाइन थी, ब्रिटिश एयरलाइन थी टू लंदन, वो उसमें तो एनिमल्स अलाउड नहीं थे, बट ऑथर को तो अपने साथ मिचबिल को भी लेकर जाना था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी 2 फ्लाइट्स बुक करी। पहले उन्होंने हॉल्ट लिया पेरिस में एंड उसके बाद एक और फ्लाइट बुक करी पेरिस से लंदन। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। तो अब एयरलाइंस ने अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी कि ठीक है आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको उसको इस 18 इंचेस के स्क्वायर बॉक्स में फिट करना होगा, एंड साथ ही आपको वो बॉक्स अपने पैरों के पास रखना होगा जो कि आप साथ में ले जा पाएँ। I had a box made and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. तो ऑथर ने वही करा एग्जैक्टली जो उन्हें कहा गया था। उन्होंने मिचबिल को एक बॉक्स में डालने को बोला था उन्होंने। तो मिचबिल को उन्होंने एक बॉक्स में 18 इंचेस के बॉक्स में, रिस्ट्रिक्शंस यही थी कि 18 इंचेस के बॉक्स में उसको कैरी कर सकते हैं वो, एंड वो बॉक्स उन्हें अपने पैरों में ही रखना होगा। सो उन्होंने मिचबिल के लिए एक 18 इंचेस का बॉक्स बनाया एंड साथ ही उसको 1 घंटा पहले फ्लाइट से बॉक्स में फिट भी कर दिया, सो दैट ही गेट्स द हैबिट ऑफ इट, या उससे वो कस्टम हो जाए। वो ये करके कुछ अपना फटाफट से खाना ग्रैब करने गए। When I returned, there was an appalling spectacle. There was a complete silence from the box. Appalling spectacle का मतलब क्या होता है? शॉकिंग सीन। वो बहुत शॉक हो गए जैसे ही वो बाहर आए, वो अपना खाना लेकर आए। सो ही वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या हो गया। There was complete silence from the box. बॉक्स के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बॉक्स एकदम स्टिल हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. But उन्हें क्या दिखा, एयर होल्स जो होते हैं so that the animal can breathe air, कि उन्हें एकदम एयर टाइट बॉक्स में नहीं रख सकते, अदरवाइज क्या होगा, एनिमल मर जाएगा। तो इसीलिए कुछ होल्स होते हैं, उन्हें एयर होल्स कहते हैं। तो ऑथर ने क्या देखा, या मैक्सवेल ने देखा कि उन होल्स में से ब्लड ट्रिकल डाउन होकर ड्राई हो चुका है। I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shreds. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. तो अब क्या होता है, जैसे ही वो वापस आए उन्होंने देखा कि बॉक्स तो एकदम साइलेंट हुआ है, बॉक्स में से कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना ही कोई मूवमेंट हो रही है।
तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। उन्होंने साथ ही क्या नोटिस करा कि जो एयर होल्स हैं उन एयर होल्स में से भी कुछ कुछ ब्लड स्टेन्स या उन्हें ब्लड के ट्रिकलिंग डाउन एंड ड्राइंग अप वाले स्टेन्स दिखाई दिए। तो उन्होंने एकदम पैनिक होकर एकदम हरेडली वो बॉक्स को अनलॉक करा, उसको खोला। तो उन्होंने देखा कि मिचबिल ने अपने आप को हर्ट करा हुआ है बॉक्स के अंदर। उसने वो जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको स्क्रैच करके टीयर करा हुआ है। तो यहाँ लिखा है टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। तो ऑथर ने क्या करा, ऑथर ने बाकी के रिमेन्स भी रिमूव कर दिए ताकि कोई भी शार्प एजेस ना रह जाएं। साथ ही उसने क्या नोटिस करा कि अब उनकी फ़्लाइट के टाइम से सिर्फ 10 मिनट रह गए थे फ्लाइट के टाइम में, एंड स्टिल दे वर हाउ फार 5 miles अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। So I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. तो क्या किया ऑथर ने, मिज को या मिचबिल को अपने हाथ से वापस से उस बॉक्स में डाला एंड उस लिड को अपने हाथ में रखा। उन्होंने उसको कवर अभी नहीं करा। Okay, next paragraph. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by an infuriated officials. So, अब वो जिस भी कार में थे, he was going towards the airport, तो वो उस कार में बैठे एंड ड्राइवर ने उन्हें बहुत ही तेज़ी से, रिकोशेटिंग बुलेट का मतलब होता है बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। तो जैसे एक बुलेट जिस स्पीड से एक सरफेस हिट करके अपना डायरेक्शन चेंज करती है, उसी स्पीड से ड्राइवर उन्हें लेकर गया एंड एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ के लिए वेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो जितना भी स्टाफ था वहाँ एयरपोर्ट पे ग्राउंड ड्यूटी पे सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इन्फ्यूरेटेड माने वेरी एंग्री, दे वर वेरी एंग्री। लकीली क्या हुआ, द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। तो जो उनकी सीट थी ऑथर की वो सबसे आगे वाली थी। सो आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स। वहाँ लेग स्पेस ज़्यादा होती है तो उन्होंने अपनी आगे वाली स्पेस में न्यूज़पेपर्स बिछाकर उस पर rang for the air hostess and gave her parcel of fish for Midge to keep in a cool place. And उस पर उन्होंने अपने पैर रखे एंड उसको अपने ऑटर को भी रखा। साथ ही उन्होंने क्या किया, एयर हॉस्टेस को बुलाया एंड एयर हॉस्टेस को बोला, एक बॉक्स दिया जिसमें ऑटर का खाना था या फिर क्या थी, फिश, और उसे बोला कि इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। I took her into my confidence about the events of the last half an hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. तो ऑथर ने उस एयर हॉस्टेस को थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, यानी कि उसे अपनी बातें बताई जो उनके साथ लास्ट हाफ एन आवर में हुई, एंड बहुत ज़्यादा एडमायर्ड थे वो फॉर द फैक्ट दैट शी वॉज द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट I have retained the most profound admiration for that air hostess. ऑथर ने उसको कॉन्फिडेंस में लेकर बहुत ज़्यादा उसे एडमायर किया। She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. तो अब एयर हॉस्टेस ने उसे क्या सजेशन दिया, एयर हॉस्टेस ने उसे सजेशन दिया कि आप अपने पेट को अपने नीज पे रख सकते हैं। जैसे ही उसने बोला तो उसको इतना पसंद आई एयर हॉस्टेस कि ऑथर ने कहा, आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। थैंक यू कहने के लिए द ऑथर वुड हैव किस्ड हर हैंड, बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, जैसा कि मैंने बोला, जितना टाइम आप अपने पेट के साथ स्पेंड करेंगे उतना ही उसके बारे में जानेंगे। एंड इस केस में तो ऑथर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑटर के साथ, तो उन्हें अभी भी कुछ चीज़ें ऑटर्स के बारे में नहीं पता थी।
सो इसीलिए लिखा है आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड. नाउ कुछ हुआ इंसिडेंट आफ्टर he was about to take the otter out and keep it place him on his knees. So the rest of the part we are going to cover in the next video. Till now we are on this point कि अब वो लोग travel कर रहे हैं, author is in the flight and now they are going back to author's place, जहाँ अभी तक वो बसरा में थे जहाँ से उन्होंने वो otter को लिया, and अभी तक काफ़ी close bonding हो चुकी है दोनों की, but still there are few things that the author does not know about the otters. So we'll read about it, the later part of the chapter and the question answers in our next video. Thank you.